गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। मैं पोखरराम बामणिया आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, हम बात कर रहे थे कक्षा 12th जीव विज्ञान के बारे में, और उसमें हमने चैप्टर जो हमारा 5th है वो चल रहा है, वंशागति और विविधता के जो सिद्धांत है, उस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग के अंदर देखिए, आनुवांशिक रोग को हम दो भागों में बांटा था, मेंडेलियन विकार और गुणसूत्रीय विकार। मेंडेलियन विकार को हमने दो भागों में बांट दिया, अलिंग और लिंग। जो अलिंग मेंडेलियन विकार है उसको हमने पढ़ लिया था। अलिंग जो मेंडेलियन विकार है उसमें हमने बात की थी सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया। और आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं लिंग मेंडेलियन विकार। मतलब ये हुआ कि ऐसे विकार जिनसे संबंधित जीन कहां पर पाए जाते हैं, लिंग गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं। यदि किसी रोग या किसी विकार से संबंधित जो जीन है, यदि वो लिंग गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं तो इसको हम लिंग मेंडेलीय विकार कहेंगे। अब हमें इस चीज की जानकारी है कि मानव के अंदर जो लिंग गुणसूत्र है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से? एक है एक्स, दूसरा है वाई। भाई, हम गुणसूत्रों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। जो 46 गुणसूत्र होते हैं उसमें से जो 44 गुणसूत्र है वो तो अलिंग गुणसूत्र है। दो जो गुणसूत्र होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। या हम जोड़े की बात करें तो 22 जोड़े गुणसूत्र तो अलिंग गुणसूत्र है, जबकि एक जोड़ा जो गुणसूत्र है वो लिंग गुणसूत्र है। और जो लिंग गुणसूत्र है वो ही लिंग का निर्धारण करने वाले होते हैं। तो गुणसूत्र मनुष्य के अंदर दो पाए जाते हैं जो लिंग गुणसूत्र होते हैं। अब ये दो अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र है, तो फिर ये जो लिंग मेंडेलियन विकार है ये भी दो प्रकार का हो जाएगा। दो प्रकार का क्यों होगा? क्योंकि ऐसे विकार जिनके जीन यदि एक्स गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं तो इसको एक्स लिंग सहलग्न रोग कहेंगे, और यदि इस विकार से संबंधित जीन यदि वाई गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं तो इसको वाई लिंग सहलग्न मेंडेलियन विकार कहा जाएगा। गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, इस वजह से यह जो लिंग मेंडेलियन विकार है यह भी दो प्रकार का होता है। अब आपके कक्षा 12th NCERT बायो के सिलेबस के अंदर ये जो एक्स लिंग सहलग्न है, इससे रिलेटेड जो दो विकार है या दो रोग है वो अपने सिलेबस में है। हम इसके बारे में बात करेंगे, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया जिसे शाही रोग भी कहा जाता है, कलर ब्लाइंडनेस को वर्णांधता कहा जाता है। व्यक्ति लाल और हरे रंग के अंदर विभेद नहीं कर पाता है। लेकिन वाई लिंग सहलग्न जो विकार है, जो रोग है, वो अपने सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि वाई लिंग सहलग्न में क्या होगा, विकार से संबंधित जीन वाई लिंग गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं। और इसका आपको एक उदाहरण याद रखना है, ध्यान में रखना है। उस रोग का नाम है हाइपरट्राइकोसिस। रोग का नाम क्या है? हाइपरट्राइकोसिस। इसमें क्या होता है? इसमें कानों की त्वचा है, कानों की ये जो त्वचा है इसके ऊपर लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं। अब यहां पर ये अंडरस्टूड चीज है कि ये वाई लिंग संलग्न रोग है। इसका मतलब ये रोग होगा किसमें? ये रोग केवल और केवल किसमें होगा? पुरुषों के अंदर होगा, क्योंकि वाई लिंग संलग्न रोग है। इसका मतलब ये विकार के जीन वाई गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं, और वाई गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? पुरुष के अंदर पाया जाता है। इसलिए हाइपरट्राइकोसिस जो रोग है केवल और केवल पुरुषों के अंदर पाया जाता है। ये जो रोग है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों रोग नर मादा या पुरुष और महिला दोनों के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो विकार से संबंधित जीन है वो एक्स लिंग गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है। और एक्स लिंग जो गुणसूत्र है वो नर में भी पाया जाता है, मादा में भी पाया जाता है। नर है तो उसके अंदर एक्स और वाई दो होते हैं, और मादा है तो उसमें दोनों ही एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम इस वीडियो के अंदर जो लिंग सहलग्न रोग है, एक्स लिंग सहलग्न रोग है, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया जो रोग है, उस हीमोफीलिया रोग के अंदर हमने अभी बात की है कि ये एक्स लिंग गुणसूत्र के ऊपर इससे संबंधित जीन पाए जाते हैं, इसलिए इसको एक्स लिंग संलग्न रोग कहा जाता है।
क्यों कहते हैं? क्योंकि इस हीमोफीलिया रोग से संबंधित जो जीन होते हैं या इस विकार से संबंधित जो जीन होते हैं वो एक्स लिंक गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए इसको एक्स लिंक संलग्न मेंडेलियन विकार कहा जाता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, मेन जो भी डिजीज है, जो भी रोग है, उस रोग के अंदर होता क्या है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह जो हीमोफीलिया रोग है इसके अंदर रक्त स्कंदन कारकों की हो जाती है कमी। रक्त स्कंदन कारकों की कमी होगी तो क्या होगा, यदि हमें चोट लग जाती है, यदि कभी घाव लग जाता है, घाव हो जाता है शरीर के अंदर, तो एक प्रोसेस चलता है जिसको रक्त स्कंदन कहा जाता है, रक्त का थक्का बनता है। तो रक्त का थक्का बनेगा तो रुधिर बहना रुक जाएगा, लेकिन रक्त का थक्का बनाने के लिए जो कारक जिम्मेदार होते हैं, जो फैक्टर काम करते हैं, उन फैक्टरों की क्या हो जाती है, कमी। जब इन फैक्टरों की कमी हो जाएगी तो यदि चोट लगती है, कहीं पर घाव हो जाता है, तो रुधिर बहता रहता है, रुधिर रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो रुधिर बहता रहेगा, और रुधिर बहता रहेगा तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस कंडीशन में रुधिर है वो शरीर से बाहर ज्यादा निकलता है। या हम कहें कि हीमोफीलिया रोग में होता क्या है, हीमोफीलिया रोग के अंदर क्या होगा, रुधिर का थक्का नहीं बनेगा, और जब रुधिर का थक्का नहीं बनेगा तो चोट लगने पर, घाव आदि होने पर रुधिर का थक्का नहीं बनने के कारण उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब ये जो हीमोफीलिया रोग है ये दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार का क्यों होता है? क्योंकि ये रक्त स्कंदन कारक होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। अब दो अलग अलग प्रकार के कारक है, इसलिए इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो रोग है इसको ब्लीडर्स रोग कहते हैं, दूसरे को क्रिसमस रोग कहते हैं। और जाना पहचाना या सबसे इंपॉर्टेंट रोग तो यही है, आपके सिलेबस के अंदर भी यही है, ब्लीडर्स रोग। ब्लीडर्स का मतलब है ब्लड का बहते रहना, ब्लड बहेगा, इसका मतलब थक्का नहीं बनेगा, इसलिए इसको ब्लीडर्स रोग कहा जाता है। यह जो रोग है इसको शाही रोग कहा जाता है, क्योंकि जो ब्रिटेन का जो शाही परिवार है, जो ब्रिटेन की महारानी का जो परिवार है, जो शाही परिवार है, उसमें यह रोग फैला, इसलिए इसको शाही रोग कहा जाता है। इसको शाही रोग को इंग्लिश में रॉयल डिजीज कहा जाता है। रॉयल डिजीज किसको कहेंगे? ब्लीडर्स रोग या हीमोफीलिया को कहा जाता है। दूसरा है क्रिसमस रोग। अब इसमें कौन सा कारक? रक्त स्कंदन कारक जो 8 है, रक्त स्कंदन कारक 8 की कमी हो जाती है। इसमें रक्त स्कंदन कारक है वो 9th की कमी हो जाती है। रक्त स्कंदन कारक 8 की कमी होती है तो ब्लीडर्स रोग, रक्त स्कंदन कारक 9th की कमी होती है तो क्रिसमस रोग। अब यहां पर ये जो रक्त स्कंदन कारक 8 नंबर है इसको एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन फैक्टर कहा जाता है, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन कारक कहा जाता है। जबकि यहां पर रक्त स्कंदन कारक जो 9th है इसको क्रिसमस कारक कहा जाता है। तो ये सामान्य इस रोग के बारे में जानकारी होगी। अब यदि हम जीनोटाइप की बात करते हैं कि इस जो हीमोफीलिया रोग है, इस रोग की कंडीशन में जीनोटाइप, मेल का जो जीनोटाइप है, अब सामान्य मेल है तो उसका जीनोटाइप होता है XY। अब यदि हीमोफीलिया रोग का जीन पाया जाता है, हमने उसको हीमोफीलिया के जीन को H से लिख दिया तो X के ऊपर पाया जाएगा, Y तो फ्री रहेगा क्योंकि इससे रिलेटेड जीन Y पर नहीं पाया जाता है, X पर पाया जाता है। यदि हीमोफीलिया का जीन इस X के ऊपर पाया जाता है तो इसको हम लिखेंगे XHY, और ऐसा जो मेल होगा वो कैसा होगा? रोगी होगा। क्लियर है? एक ही X होता है और उसके ऊपर यदि हीमोफीलिया का जो जीन पाया जाता है तो वह मेल है, वो रोगी होगा। फीमेल की बात करते हैं, दोनों XX है, सामान्य प्रकार की मादा होगी, मतलब किसी भी प्रकार का हीमोफीलिया से संबंधित जीन इसमें नहीं पाया जाता है तो सामान्य प्रकार की मादा है। और यदि 2X है, दो में से एक X के ऊपर यदि यह जीन पाया जाता है तो वह जो मादा है वो वाहक होगी। और यदि दोनों X के ऊपर यह जीन पाया जाता है ऐसी मादा ही रोगी होगी। इसका ध्यान रखना है। मादा किस कंडीशन में रोगी होगी? जब दोनों X गुणसूत्र के ऊपर हीमोफीलिया का जीन पाया जाता है। यदि एक X गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है तो वह जो मादा होती है वह वाहक होती है, और यदि नहीं पाया जाता है ऐसी मादा है वो सामान्य प्रकार की होती है।
इस प्रकार ये जो हीमोफीलिया रोग है, इस रोग के अंदर ये इसका फीमेल का जीनोटाइप है, ये मेल का जीनोटाइप है। तो देखिए हीमोफीलिया रोग है वो एक्स लिंग संलग्न विकार है, एक्स लिंग संलग्न विकार है, लेकिन ये जीन अप्रभावी प्रकार का है, अप्रभावी है। तो एक्स लिंग अप्रभावी प्रकार का होता है। अब इसको हम शाही रोग कहते हैं। शाही रोग क्यों कहते हैं? अभी हमने बात की ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया है, एक शाही परिवार है, ये रॉयल परिवार है, रॉयल फैमिली है, उस परिवार में यह रोग फैला, इसलिए इसको हम शाही रोग कहते हैं। इस रोग की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे जॉन ऑटो। नेक्स्ट हम इस रोग की जो वंशागति है वो किस तरह से होती है उसके बारे में बात करते हैं। कि जैसे मान लो पिता रोगी है और माता वाहक है, तो संतान के अंदर रोग की प्रतिशतता क्या होगी? पिता वाहक है और मादा रोगी है, तो संतान के अंदर इस रोग की जो प्रतिशतता है या रोग उत्पन्न होने की संभावना क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे। हीमोफीलिया रोग के वंशागति की बात करते हैं तो देखिए हम पहली कंडीशन लेते हैं, सामान्य मादा है और रोगी नर है। यदि इन दोनों की शादी करवा दी जाए तो इसकी संतान के अंदर रोग की संभावना क्या होगी, उसका क्या परसेंटेज होगा। तो देखिए सामान्य मादा है तो उसका जीनोटाइप ये रहेगा, रोगी नर है तो उसका जीनोटाइप ये रहेगा। अब इसके युग्मक बनेंगे, मादा के युग्मक बनेंगे, ये एक्स है, दूसरा एक्स है, किसी भी प्रकार का हीमोफीलिया का जीन इसमें नहीं है। जबकि जो नर के युग्मक बनेंगे उसमें एक्स के साथ में हीमोफीलिया का ये जीन पाया जाता है, वाई यहाँ पर फ्री रहेगा। तो देखिए संतान उत्पन्न हुई, ये एक्स है, इस एक्स से ये नर का जो एक्स, ऐसा एक्स जिसके ऊपर हीमोफीलिया का जीन है, ये दोनों मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा? एक पुत्री उत्पन्न होगी या मादा उत्पन्न होगी, और इस मादा के अंदर हीमोफीलिया का जीन है वो पाया जाएगा, और यह जो मादा है वो कैसी होगी? वाहक होगी। अभी हमने बात की है एक एक्स के ऊपर यदि हीमोफीलिया का जीन होगा तो वह मादा वाहक होती है, दोनों के ऊपर हीमोफीलिया का जीन होता है तो वह रोगी होती है। तो इस तरह से देखो ये एक्स है और ये वाई गुणसूत्र है, ये दोनों मिलेंगे तो एक्स वाई पुत्र होगा सामान्य प्रकार का। ये एक्स है और ये एक्स एच है तो क्या होगा? पुत्री पैदा होगी, कैसी होगी? वाहक। और ये एक्स है और ये वाई है, पुत्र पैदा होगा सामान्य प्रकार का। तो इस तरह से रोग की संभावना की बात करते हैं तो जो 4 संतान उत्पन्न हुई है, 4 में से पुत्र कितने हैं? 2, मतलब नर कितने हैं? 2। देखिए ये और ये नर है वो 2 है। अब दोनों ही कैसे हैं? सामान्य प्रकार के हैं। जीनोटाइप कैसा है? एक्स वाई प्रकार का। और नेक्स्ट जो 2 पुत्री उत्पन्न हुई है, एक ये और दूसरी ये, पुत्री कितनी है? 2, और कैसी होगी ये? वाहक। क्यों होगी? क्योंकि जीनोटाइप क्या है इसका? एक्स एच एक्स। अब यदि अनुपात की बात करते हैं तो क्या होगा? सामान्य संतान कितनी होगी और वाहक संतान कितनी होगी? तो सामान्य संतान कितनी है? 2, वाहक कितनी है? 2। अनुपात की बात करेंगे तो 1:1। परसेंटेज की बात करेंगे तो सामान्य संतान कितनी हो जाएगी? 50%, वाहक कितनी हो जाएगी? 50%। इस तरह से हम इसके रोग होने की संभावना बता सकते हैं। मतलब जितनी भी संतान उत्पन्न होगी, आधी संतान सामान्य प्रकार की होगी, आधी संतान है वो वाहक होगी। या हम ये कहें कि जो नर होते हैं वो सामान्य होते हैं, लेकिन इनकी जो मादा होती है वो वाहक होती है, रोग को फैलाने का कार्य करती है, वाहक रोग को फैलाने का कार्य करेगी। नेक्स्ट हम संभावना लेते हैं कि रोगी नर और वाहक मादा। देखिए इस तरह से आप कोई भी कंडीशन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर रोगी नर लिया है, वाहक मादा ली है, आप रोगी नर और रोगी मादा ले सकते हैं, सामान्य नर रोगी मादा ले सकते हैं। कोई भी आप कंडीशन लोगे, आप स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तो ऑटोमेटिक उसकी जो संतान है उसमें रोग की संभावना कैसी होगी वो अपने आप आ जाएगी। तो देखिए इसको समझते हैं। रोगी नर है तो जीनोटाइप क्या होगा? रोगी नर है तो जीनोटाइप होगा ये, क्योंकि एक्स जो गुणसूत्र है, एक्स जो लिंग गुणसूत्र है उसके ऊपर हीमोफीलिया जो रोग है उसका क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। वाई रहेगा सामान्य प्रकार का। वाहक मादा है तो क्या होगा? एक्स एच एक्स, मतलब एक एक्स के ऊपर हीमोफीलिया रोग का जीन
पाया जाएगा। इस तरह से देखिए जब इनके युग्मक बनेंगे तो देखो युग्मक के अंदर किस तरह से जीन जाएगा आप देख सकते हैं। इसमें ये तो हो जाएगा XH, ये हो जाएगा Y। मतलब जो नर है, नर के आधे गुणसूत्र ऐसे होंगे जिसमें XH या हीमोफीलिया का जीन होगा और आधे गुणसूत्रों के अंदर क्या होगा, Y। मतलब हीमोफीलिया का जीन नहीं होगा। Y का हीमोफीलिया से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह रोग है वो X लिंग सहलग्न रोग होता है, तो Y बिल्कुल फ्री रहेगा। यहां पर ये XH है, दूसरा X है। अब नर का ये गुणसूत्र XH मादा के इस गुणसूत्र से जुड़ेगा तो क्या होगा, XH XH। क्या उत्पन्न होगी, मादा। कैसी होगी, रोगी, रोगी मादा उत्पन्न होगी। नेक्स्ट कंडीशन में यदि नर का ये X गुणसूत्र मादा का ये X यदि जुड़ेगा, संलग्न होगा, तो XHX क्या उत्पन्न होगी, मादा उत्पन्न होगी। कैसी होगी, वाहक होगी, क्योंकि एक X के ऊपर हीमोफीलिया का जीन पाया जाता है। यहां पर दोनों X के ऊपर हीमोफीलिया का जीन पाया जाता है, इसलिए यह तो हो गई मादा रोगी, यह कैसी हो गई, मादा वाहक। नेक्स्ट बात करते हैं, यह Y और ये XH, तो देखो XHY, तो ये क्या होगा, नर। कैसा होगा, नर कैसा होगा, रोगी। नर है वो रोगी होगा। इसके बाद में देखो ये Y, ये X। अब इसमें X और Y, ये X Y कैसा, नर है, सामान्य प्रकार का। नर है वो सामान्य प्रकार का है। तो देखिए आप इस कंडीशन के अंदर मादा रोगी है, मादा वाहक भी है, नर रोगी है और नर सामान्य भी है। तो कितनी संतान प्राप्त हुई आप देखिए। पहले आती है मादा रोगी, फिर है मादा वाहक, फिर आता है नर। नर कैसा है, रोगी, फिर कैसा है, नर सामान्य प्रकार का। एक एक संतान है, ये एक, ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक। जीनोटाइप की बात करते हैं, मादा रोगी है तो XH XH, वाहक है तो XH और X, रोगी नर है तो XH और Y, सामान्य नर है तो X और Y। इस तरह से यदि रोगी नर और वाहक मादा इन दोनों की शादी करवा दी जाए तो इसकी जो संतान है उस संतान के अंदर जो रोग है वो प्रकट होने की संभावना इस तरह से रहेगी। 4 जो संतान उत्पन्न होती है तो उसमें एक तो मादा रोगी होगी, एक मादा वाहक होगी, एक नर रोगी होगा और दूसरा जो नर है वो सामान्य प्रकार का होगा। वर्णांतता जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो वर्णांतता के बारे में बात करें तो यह X लिंग सहलग्न अप्रभावी मेंडेलियन विकार है, बिल्कुल हीमोफीलिया की तरह ही है। हीमोफीलिया में भी क्या था, X लिंग संलग्न अप्रभावी मेंडेलियन विकार था और उसमें जो जीन वो भी X पे था, ये भी X पर है, तो उसमें हमने जीन को H से लिखा था। यहाँ कलर ब्लाइंडनेस का है तो हमने कलर से C ले लिया, तो इसमें जो जीन होगा इसको हम XC से लिखते हैं। अब इस रोग में होता क्या है, इस रोग के अंदर जो लाल और हरे वर्णक वाले शंकु कोशिकाएं होती है, लाल और हरे रंग के लिए उत्तरदायी जो शंकु कोशिकाएं होती है वो कोशिकाएं प्रभावित होती है। जब ये कोशिकाएं प्रभावित होती है तो ऐसा रोगी है वो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है, लाल और हरे में विभेद नहीं कर पाता है, इसलिए इसे लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस या लाल हरा अंधापन इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें रोगी लाल और हरे में विभेद नहीं कर पाता है। देखिए ऐसा जो रोगी होता है, जब हम बात करते हैं रेलवे की, जो रेलवे का जो पूरा विभाग है वो इस लाल और हरे रंग के ऊपर टिका हुआ है। लाल
और हरा रंग। इसका उपयोग है वो रेलवे में बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि रेल ट्रेन का रवाना होना, ट्रेन का रुकना इन दो कलर के ऊपर ही डिपेंड करता है। यदि ट्रेन रवाना होनी है तो उसको हरी झंडी दिखाई जाएगी, ट्रेन को रोकना है तो लाल झंडी दिखाई जाएगी। या हम ये कह सकते हैं कि ट्रेन को रवाना करना है तो हरा सिग्नल दिया जाएगा, ट्रेन को रोकना है तो लाल सिग्नल दिया जाएगा। यदि एक ऐसा व्यक्ति जो रेलवे में है उसको यदि ये बीमारी हो जाती है तो वह लाल हरे में विभेद नहीं कर पाता है, तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि ट्रेन को रोकना है या उसको स्टार्ट करना है या रवाना करना है। इसलिए ये जो कलर है इनका उपयोग रेलवे के अंदर बहुत ही गंभीरता से किया जाता है। मेरे कहने का मतलब, यदि ऐसा रोगी है जिसमें कलर ब्लाइंडनेस नामक रोग है, वर्णांधता नामक रोग है, वो रेलवे के लिए बिल्कुल ही अयोग्य होता है। अब इसमें यदि हम जीनोटाइप की बात करते हैं तो इसकी वंशागति प्रॉपर जो हीमोफीलिया रोग है उसकी तरह होगी, क्योंकि कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम है कंडीशन। जीनोटाइप नर सामान्य है तो ये जीनोटाइप रहेगा, रोगी है तो ये रहेगा। हीमोफीलिया में यहाँ सी की जगह हमने एच लिखा था, उसका जीन हमने बताया था। मादा है ये सामान्य प्रकार की है, ये वाहक है और ये रोगी है। तो देखिए जो मादा होती है, मादा रोगी होने की संभावना बहुत कम होती है। हीमोफीलिया में वही हाल है, यहाँ पर भी वही हाल है। मादा वाहक होती है। देखिए वाहक जो मादा है उसका क्या काम है, वाहक मादा के अंदर रोग प्रकट नहीं होता, मतलब उसके अंदर रोग प्रकट नहीं होता, लेकिन वह स्वयं प्रभावित नहीं होती है, लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस रोग को ले जाने का कार्य इस वाहक मादा के द्वारा किया जाता है। और जो रोगी है ऐसी बहुत ही कम होती है। अब रोगी कब होगी, रोगी मादा उत्पन्न कब होगी, रोगी मादा तब उत्पन्न होगी जब एक वाहक मादा और दूसरा जो पुरुष है वो भी रोगी है, इन दोनों का यदि विवाह करवा दिया जाए तो रोगी मादा पैदा होती है, अन्यथा रोगी मादा पैदा होने की संभावना बहुत ही कम होती है। मैक्सिमम जो मादाएं होती है वो वाहक के रूप में कार्य करती है। वर्णांधता जो रोग है इसकी वंशागति की बात करते हैं तो देखिए हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हालांकि इसकी वंशागति हीमोफीलिया की तरह ही है, तो भी एक उदाहरण देकर समझते हैं कि एक ऐसा जो नर है वो है रोगी, नर रोगी है, और जो मादा है वो कैसी है, वाहक है, वाहक मादा। यदि इन दोनों की शादी करवा दी जाए, नर कैसा है, रोगी है, मादा कैसी है, वाहक। अब इनका जीनोटाइप कैसा होगा, देखिए नर रोगी है तो जीनोटाइप कैसा होगा, XC Y। नर रोगी है तो उसका जीनोटाइप होगा XCY, और वाहक मादा है तो XCX, ये इसका जीनोटाइप होगा। वाहक है इसलिए एक X के ऊपर जो वर्णांधता का जीन है वो पाया जाता है। अब इनके युग्मक की बात करते हैं तो देखिए इनके दो युग्मक इस तरह से बन जाएंगे, XC और दूसरा Y है। इसमें क्या होगा, XC और X होगा। अब इनके संतान के बारे में बात करते हैं तो देखिए नर का ये गुणसूत्र, मादा का ये गुणसूत्र, दोनों के ऊपर वर्णांधता का जीन पाया जाता है। तो जो मादा उत्पन्न होती है वह मादा कैसी उत्पन्न होती है, मादा रोगी उत्पन्न होती है। मादा कैसी होगी, रोगी होगी। फिर नर का ये X गुणसूत्र और मादा का ये X गुणसूत्र, तो इसमें आप क्या देखोगे, एक X के ऊपर तो इसका जीन पाया जाता है, लेकिन दूसरा जो X है उसके ऊपर वर्णांधता का जीन नहीं पाया जाता है। तो ये भी क्या है, ये है मादा। अब ये मादा है कैसी है, वाहक प्रकार की, ये मादा है वो वाहक होती है, ये रोगी है और ये वाहक है। अब देखिए नर का ये गुणसूत्र, मादा का ये गुणसूत्र, तो देखिए XCY, तो ये क्या है, नर, XCY ये है नर। नर कैसा होगा, रोगी है, ये नर सामान्य प्रकार का है। यदि इसके परसेंटेज की बात करते हैं तो हमें नर रोगी 1 प्राप्त हुआ,
नर सामान्य एक प्राप्त हुआ, मादा रोगी एक प्राप्त हुआ और मादा वाहक एक प्राप्त हुआ। तो इस तरह से यदि हम कंडीशन चेंज भी करते हैं, चेंज करने के बाद में उसमें संतान कैसी उत्पन्न होगी, संतान के अंदर इस रोग के प्रकट होने की संभावना कितनी होगी, हम आराम से कर सकते हैं। कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं आप ये सोचोगे गलती हो सकती है, गलती होने की संभावना ही नहीं है यदि आप इस तरह से काम करोगे। क्योंकि आपने जिस कंडीशन में, जैसे यहाँ पर वाहक मादा ली है, यदि यहाँ पर रोगी मादा होती तो आप क्या करते, यहाँ पर भी सी आ जाता, सी आ जाता तो यहाँ पर भी सी आ जाता। अब यहाँ सी आता तो ये जहाँ जहाँ गया है, जैसे यहाँ गया है तो यहाँ सी आता, और ये कहाँ गया, यहाँ गया तो यहाँ सी आता। तो अपने आप संतान उत्पन्न हो जाती। और संतान के अंदर रोग है या नहीं है वो हमें उसके जीनोटाइप से समझना है। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि जनकीय लक्षण कितने हैं, नए लक्षण कितने हैं। तो इसमें जनकीय लक्षण वाले कितने हैं, जनकीय लक्षण का मतलब ये जनकीय लक्षण है, ये नर रोगी है तो ये नर रोगी है, वाहक मादा है तो वाहक मादा है। 4 संतान में से 2 जनकीय लक्षण वाली है, 2 नई है। तो इस तरह से 2:2, 1:1, 50%, 50%, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के अंदर, आज की इस क्लास के अंदर हमने 2 इंपॉर्टेंट रोगों के बारे में डिस्कस किया। 2 इंपॉर्टेंट कौन से, हीमोफीलिया और वर्णांधता। हीमोफीलिया जिसको शाही रोग कहा जाता है, वर्णांधता जिसको इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहा जाता है क्योंकि एक ब्रिटेन का जो रॉयल परिवार था उसमें यह रोग फैला था, इसलिए इसको रॉयल डिजीज कहा जाता है। तो इस तरह से ये दोनों इंपॉर्टेंट रोग है वो कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ जो मेंडलीय जो विकार होते हैं, जो मेंडल के नियमानुसार जिनकी क्रियाविधि होती है वो मेंडलियन विकार है, उसमें हमने 5 रोग पढ़े। 5 रोग इंपॉर्टेंट कौन कौन से पढ़े हमने। सबसे पहले बात की अलिंग मेंडेलियन विकार, उसमें सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया। उसके बाद लिंग संलग्न जो मेंडेलियन विकार है उसमें हमने बात की हीमोफीलिया और वर्णांधता। 5 इंपॉर्टेंट रोगों के बारे में हमने डिस्कस किया। तो इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर हम जो मेंडेलियन विकार है, इसके अलावा जो गुणसूत्रीय विकार है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये इसमें आप कंडीशन चेंज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास उसका उत्तर अपने आप आएगा। और यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें, ताकि उसका जो रिप्लाई है और उसका जो समाधान है वो मैं आपको बता दूंगा। इस तरह से वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। और जितना आपका अधिक हमें सपोर्ट मिलेगा हम उतना ही अच्छा कर पाएंगे और इससे भी अच्छे वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।